वेलकम टू अवर चैनल लॉकशा। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, देखते हैं वन बाय वन। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट, द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो क्या है? लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट, वो बहुत बड़ा है। उससे बड़ा वर्ल्ड में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। देखते हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हैज 7 आर्टिकल्स। Australian Constitution have 120 articles. Indian Constitution has 395 articles. Originally, now there are 447 articles. जो हमारा Indian Constitution है उसमें सबसे ज्यादा आर्टिकल्स है rather than other countries. Means यूएस में कितने? 7 आर्टिकल्स। ऑस्ट्रेलिया में कितने? हमारे 128 आर्टिकल्स। एंड हमारे इंडिया में कितने? 395 आर्टिकल्स। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या कहा है? Longest constitution in the world. Second, parliamentary form of government. We have followed British model of the parliament form of government. Government is responsible to the parliament. जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसके रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट के। या हमने मेन पावर हमने पार्लियामेंट को दे रखी, किस चीज की? देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। इन यूएस देयर इज अ presidential form of government. President is not responsible to the Congress. Means यहाँ हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल है, बट यूएस में ऐसा नहीं है। जो प्रेसिडेंट ने डिसीजन दे दिया उसके वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसके? अपनी पार्लियामेंट को। किस चीज के? अपनी गवर्नमेंट को क्या करने के? रिस्पॉन्स करने के लिए। बट हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के? आंसरेबल है किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए। कम टू नेक्स्ट स्लाइड। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी है। वो एक यूनिक ब्लेंड है, दोनों का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन एक तरीके से रिजिड का और फ्लेक्सिबिलिटी का। कैसे? देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू हैज रिटन इज सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किस फॉर्म में है? रिटन फॉर्म में है। तो हमारे लिए इजी है, किस चीज के लिए? फ्लेक्सिबल है कि कौन सा आर्टिकल क्या कर रहा है, कौन सा आर्टिकल किस जगह हमारा इन्फ्रिंज हो रहा है, क्या चीज हो रही है, क्योंकि वो रिटन फॉर्म में है, इजिली फ्लेक्सिबल है। In few provinces, it is necessary to take consent of half of the state legislature, otherwise amended by the special majority of the parliament. So far, 98 amendments are made in 65 years. Means जब circumstances arises होते हैं तो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकता है? हमारे जो आर्टिकल्स है उनमें अमेंड कर सकता है। देखिए हमने इजी इसलिए पढ़ लिया कि हमारे रिटर्न फॉर्म में, तो इसलिए हमारा क्या है? फ्लेक्सिबल है। अब थोड़ा रिजिड क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए आर्टिकल्स हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था फर्स्ट फीचर में कि हमारा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमें सारे आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी अमेंडमेंट कर दी, उस अमेंडमेंट से दूसरे आर्टिकल्स में इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए ये हमारा रिजिड नेचर का और रिटर्न फॉर्म में है, इसलिए हमारे लिए इजिली फ्लेक्सिबल है। फंडामेंटल राइट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या देता है? फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। फंडामेंटल राइट्स आर इन द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी प्रोवाइड अ पर्सन कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 226 प्रोवाइड्स द सेम टू डायरेक्ट हाई कोर्ट। देखिए आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसे आर्टिकल को बी.आर. अंबेडकर, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उन्होंने क्या इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है, एज अ गार्जियन भी रहता है। ठीक है। इस आर्टिकल में कहा गया कि किसी भी पर्सन का कोई भी फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे मूव कर सकता है। अब इसी तरीके से आर्टिकल 226 कहता है कि कोई भी पर्सन का आर्टिकल वायलेट हो रहा है या कोई भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो क्या कर सकता है? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ मूव कर सकता है। आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 फॉर दी हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी.आर. अंबेडकर ने कहा है। ये हमारा हार्ट एंड सोल है किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे और आर्टिकल्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है एज अ गार्जियन। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। होपफुली मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा हो। अगर देखिए कोई
क्वेरीज हैं या कोई डाउट्स आ रहे हैं या किसी जगह मेरी वॉइस तेज हो रही है या मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, ये जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है आपको मेरी वीडियोस देखने में, तो प्लीज प्लीज मेरा लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा शुभम.टूडू मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, वहां जाकर मुझे डीएम करके प्लीज मुझे बताइए। मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। फिफ्थ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारा थर्ड में क्या आता है, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल सही, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में बात कर रहा है, डायरेक्टली प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसीज। In fourth part there are the guidelines of aim and objective the governance of the country। मींस देखिए हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये फोर्थ पार्ट किसके बारे में बात करता है, ये हमारी स्टेट की ड्यूटीज के बारे में बात करता है। यह हमारा स्टेट क्या करता है, उसकी ड्यूटीज होती है कि लॉज बनाए किसके लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए। अगर सर्कमस्टांसेस अराइज हो रहे हैं उनके हिसाब से हमारे लिए लॉज बनाए जाए। किसकी ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है कि पॉलिसीज बनाई जाए किसके लिए, हमारे राइट्स के प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी चीजों का, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। यूनिक ब्लेंड ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर। इससे पहली वाली वीडियोस में आपको मैंने बताया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो प्रॉपरली हमारा फेडरल नहीं है, हम उसे यूनिटरी नहीं कह सकते, वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। उसमें फेडरल के भी फीचर्स हैं एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के भी फीचर हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फेडरल भी है एंड हमारा यूनिटरी भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देखिए नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन वर्क एज फेडरल, ड्यूरिंग इमरजेंसी इट बिकम्स यूनिटरी। मैंने जैसे बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल की तरफ वर्क करता है, बट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कौन कौन सा आर्टिकल थे, बिल्कुल सही, 352, 356 एंड 360। कितना का गैप था, 4 का गैप था आर्टिकल्स में। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी वो क्या, हमारी स्टेट की पावर को क्या कर लेता, कम कर लेता, अपने अंडर में ले लेता और सारी पावर सेंटर के पास होती है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो वो क्या कैसा परफॉर्म करता है, यूनिटरी की तरफ परफॉर्म करता है। मींस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फेडरल भी है एंड यूनिटरी भी है। एडल्ट सफरेज, वोटर मस्ट बी 18 एज। देखिए हमारे यहाँ क्राइटेरिया क्या है, वोटिंग का क्राइटेरिया 18 साल की उम्र, 18 के बाद और 18 तक हमारा जैसे कोई भी पर्सन 18 का हो जाता है तो वो क्या, उसके पास राइट है कि वो वोट दे। बट हमने यहाँ ये नहीं किया कि 18 का सिर्फ हिंदू या क्रिश्चियन या सिख कोई भी पर्सन है या मुस्लिम, अगर मुस्लिम 21 का होगा तभी वोट देगा या हिंदू 21 का होगा तो भी वोट देगा, नहीं, बस हमने एज क्राइटेरिया फिक्स करा है। हमने यहाँ कोई भी हमारा जैसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा किस चीज के, जेंडर पे, प्रॉपर्टी पे, रिच पुअर, कास्ट, रिलीजन, कोई भी हमने ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रखा कि सिर्फ कोई रिच पर्सन जब 18 होंगे तभी वो वोट देंगे। सिर्फ हमने एक अडल्ट का क्या रखा, 18 क्राइटेरिया रख रखा वोटिंग का। कम टू द नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी। जुडिशियरी इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एक हमारा जुडिशियरी है क्या, हमारे वो क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को हमारा गार्जियन कर सकता है। जैसे कि हमारा कोई भी राइट्स वायलेट हो रहा है या कोई भी हमारा आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, कोई भी आर्टिकल वायलेट हो रहा है, तो हम कहां जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे। तो कोर्ट क्या है, हमारा गार्जियन है। हम कहेंगे हमारा ये राइट वायलेट हुआ तो वो उस पर डिसीजन देगा, जस्टिस का डिसीजन देगा, ठीक है। सेक्युलर स्टेट, नो रिलीजन इज recognized as a religion of state. State regulates relationship between the man to man, not man to God. Means हमने यहां भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रखा कि हमने रिलीजन के हिसाब से स्टेट को नहीं कर रखा। हमारा क्या है, सेक्युलर स्टेट है। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप हमने नेचर में भी बात करी थी कि हमारे इंडिया में क्या फॉलो होती है, सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होती है, डुअल सिटीजनशिप को फॉलो नहीं करते। ये किस आर्टिकल में क्या गया, आर्टिकल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजन ऑफ सिंगल citizenship, article 9, in US there is a provision of dual citizenship both country और state। हमारे यूएस में क्या है, डुअल सिटीजनशिप को फॉलो करा जाता है, बट हमारे इंडिया में क्या फॉलो करा जाता है, सिंगल सिटीजनशिप, एक ही नागरिकता हमारे इंडिया में प्रोवाइडेड होती है। ये किस आर्टिकल में क्या गया, आर्टिकल 9 में हमारा कहा गया। अगर हम किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो हमारे से इंडिया की नागरिकता को छीन लिया जाता है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। कोड ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, हमें हमारी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमें मिली है। होपफुली आपको सारे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो। अगर कोई किसी फीचर में डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम शुभम.2 का, मुझे वहां जाकर डीएम करें। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग ग्रुप्स में। थैंक यू।